नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आज का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि व्यक्तिगत विविधताओं अर्थात जो व्यक्तिगत विविधताओं होते हैं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक अर्थात यहाँ पे बात किया जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो वाले होते हैं बच्चे, उनके लिए स्कूल होने चाहिए जहां पे शिक्षक कैसे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल बात सही है भाई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलग अलग अर्थात विविध जो अधिगम होने की वहां पे आवश्यकताएं होती है तो उसके अनुसार ही क्या विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का वहां पे प्रयोग किया जाए। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये जो ए वाला करेक्ट बनता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे अगर हम बी वाले ऑप्शन पे देखें तो विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ही बच्चों को आप थोड़ी पढ़ाएंगे, सभी को समानता के साथ में पढ़ाना है। सी के अंदर बात किया जाए तो बच्चों को समस्त अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। वहीं पे व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बच्चों का क्लासिफिकेशन कभी नहीं किया जाता है। थोड़ा सा बात करें इसके यहाँ पे डिटेल से तो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विद्यालय वे होते हैं जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षण शैली व प्रविधि में लचीलापन अपनाते हैं। ऐसे शिक्षक विभिन्न विधियों का चयन करते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जरूरतें पूरी की जा सके। इसका उद्देश्य कि हर बच्चा अपनी विशेषताओं के अनुसार अधिगम सीख सके और किसी प्रकार की उपेक्षा ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा आगे बात करें तो विशिष्ट प्रशिक्षण या सिर्फ वर्गीकरण के बजाय सही दृष्टिकोण यह है कि शिक्षकों को विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम प्रविधियों को अपनानी चाहिए। वहीं पे बात करें तो शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के सीखने की आवश्यकता पहचाननी चाहिए। उन्हें विविध शिक्षण रणनीति या तकनीकी जैसे भिन्न भिन्न गतिविधि, प्रोजेक्ट, समूह कार्य आदि अपनाने चाहिए। इससे व्यक्तिगत अंतर के बावजूद सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पे बताया कि अगर बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कोई मान लो विकलांग है या कोई ज्यादा उनका जो है परिवार अच्छा है, किसी का परिवार खराब है, अर्थात गरीब है, कोई अमीर है या कोई शारीरिक अलग अलग उनके अंदर डिफरेंस आ जाते हैं, तो इस प्रकार के सभी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन सी एज में करता है? एज में कहा गया कि 3 से 18 वर्ष तक के लिए, या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, या यहाँ पे 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के। तो यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आरटीए है वो आपका यहाँ पे 6 से 18 वर्ष तक के लिए यहाँ पे कहा गया है। थोड़ा सा बात किया जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राइट, जिसे हम राइट टू एक्ट कहते हैं, सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करता है। अर्थात यहाँ पे कहा गया जो सामान्य बच्चे होंगे उनको जो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जो बच्चे दिव्यांग बच्चे होंगे इनको 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं पे सामान्यतः आरटीई जो एक्ट हमारा होता है बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन वहीं पे दिव्यांगों को ये बढ़ाकर जो सीमा होती है वो 6 से 18 कर दी गई। इसका उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी उचित अवसर पाएं और उनकी शिक्षा बाधित ना हो, अर्थात वो भी क्या है आसानी से पढ़ सकें। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर कहा गया है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए
सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से होता है। अर्थात प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर डाइवर्स लर्निंग मीन्स क्या होगा? तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता है, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण है, या सी के अंदर कहा गया अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है, या डी में कहा गया सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा की नैतिक। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को सी वाला देखेंगे जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अर्थात यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या डिजाइन ऑफ लर्निंग का प्रमुख तत्व होता है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग अर्थात यूडीएल का अर्थ है शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम मूल्यांकन गतिविधियों को इस प्रकार डिजाइन करना कि वे विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ व उपयोगी हो। यह सिद्धांत विविधता को स्वीकार करता है और हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का समर्थन करता है। अब आगे बात करें तो सार्वभौमिक संरचना अर्थात यूडीएल में सभी बच्चों के लिए समान अवसर और पहुंच सुनिश्चित होती है। इसका उद्देश्य है कि भिन्न भिन्न दिलचस्पी क्षमता और पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षा में कोई बाधा ना हो। अन्य विकल्प जैसे व्यवसायिकता अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण या नैतिक विचार महत्वपूर्ण अवश्य अगर बात करें तो, लेकिन सुगम शैक्षिक सामग्री में सीधे यूडीएल से संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर्निहित होता है। किसमें अंतर्निहित होता है? तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि संज्ञान बोध के अंदर या संज्ञान के अंदर या समायोजन के अंदर या केंद्रीकरण अर्थात यहाँ पे क्या गया मेटा कॉग्निशन एडजस्टमेंट या कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आपका सबसे अच्छा इसमें संज्ञान बोध हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेटा कॉग्निशन और यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझते कि संज्ञानात्मक या संज्ञान बोध क्या होता है। तो स्व जागरूकता और सोचने समझने की क्षमताओं पर नियंत्रण, जिसमें व्यक्ति अपनी योजना समीक्षा और सुधार जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अवलोकन और प्रबंधन करता है। इन्हीं गुणों को संज्ञान बोध कहा जाता है। अर्थात जहां पे व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं या समीक्षा करते हैं या सुधार जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अवलोकन और प्रबंधन करते हैं, इन्हीं गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। संज्ञान बोध का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सोचने का तरीका सीखने की प्रक्रिया और अपनी गलतियों को जानकर उसमें संशोधन करता है। यह किसी भी उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण और दक्ष अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक योग्यता होती है। संज्ञान अर्थात को कॉग्निशन की बात करें तो केवल चीजों को समझने व याद रखने की मानसिक प्रक्रिया है। वहीं पे समायोजन की बात किया गया तो जीवन के बदलावों से सामंजस्य स्थापित करने से है। वहीं केंद्रीकरण का तात्पर्य ध्यान केंद्रित करना होता है। तो यहाँ पे बात करें तो योजना बनाना समीक्षा करना किसी क्रिया का विश्लेषण और उसमें सुधार लाना, ये सभी ज्ञान बोध या संज्ञान बोध के उदाहरण हैं। इसमें व्यक्ति अपने सीखने की और सोचने की प्रक्रिया को जानकर उसमें क्या करता है, नियंत्रित और बेहतर बनाता है। यह गुण विशिष्ट रूप से दक्ष अभिकर्ताओं और सफल नियोजकों के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्सेप्ट थिंकिंग या यहाँ पे कॉन्क्रीट या रिलेटिव थिंकिंग अर्थात रिएक्टिव। तो यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो करेक्ट रहेगा, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। थोड़ा सा बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है और यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है।
तो जब बच्चे जो होते हैं किसी सूचना या तथ्य की व्याख्या करते समय अपने पूर्व अनुभवों, ज्ञान और जीवन की घटनाओं से संबंधित विचारों को जोड़ते हैं और नई समझ बनाते हैं, इसे सृजनात्मक सोच कहते हैं। सृजनात्मकता सोच में बच्चा सिर्फ जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि स्वयं उससे अर्थ निकालता है, उसे नए रूप में प्रस्तुत करता है या नई समझ समाधान तक पहुंचाता है। इसमें मौलिकता, कल्पना, नवीनीकरण और अनुभव का उपयोग होता है। अमूर्त सोच अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का संबंध गैर स्पष्ट या बिना प्रत्यक्ष अनुभव के सोच से है। मूर्त सोच अर्थात कॉन्क्रीट थिंकिंग प्रत्यक्ष अनुभव या ठोस उदाहरणों पर आधारित होती है। प्रतिक्रियावादी सोच में व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया देता है, स्वयं की व्याख्या या सृजन नहीं करता है। सृजनात्मक सोच के तहत बच्चे समस्या या जानकारी को अपने ज्ञान और पूर्व अनुभवों को जोड़कर विश्लेषण करते हैं। इससे बच्चों को स्वयं के अनुभव के आधार पर नई जानकारी ग्रहण करने और उसका अर्थ निकालने में मदद मिलती है। इस प्रकार सोच शिक्षा में गहन समझ, नवाचार और वास्तविक ज्ञान निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके अंदर कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है चयनित अनुदेशन, बी में कहा गया सटीक शिक्षण, सी में कहा गया त्रुटिहीन अनुदेशन, डी के अंदर कहा गया विवेदी अनुदेशन अर्थात डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, इरेलेशन इंस्ट्रक्शन या प्रेसिजन टीचिंग या सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या होगा? तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है विभेदी अनुदेशन, ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर फिल किया जाएगा। आप थोड़ा सा समझते हैं इसके विषय में। तो जब किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता, कमजोरी और उसकी सीखने की क्षमता की गति को ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत फर्क के अनुसार शिक्षण अधिगम विधि, सामग्री, गतिविधि में बदलाव किया जाता है, उसे विवेदी अनुदेशन कहा जाता है या कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता और स्तर के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा मिले। सभी विद्यार्थियों को एक जैसी पद्धति से ना पढ़ाकर उनके स्तर पर ध्यान देना और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराना ही विवेदी अनुदेशन कहलाता है। चयनित अनुदेशन की बात करें तो का अर्थ केवल कुछ चुनिंदा निर्देशों से है। सटीक निर्देशन का मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया की सटीकता पर जोर देना है। त्रुटिहीन अनुदेशन का मतलब है विद्यार्थी को बिना गलती किए सीखने पर ध्यान देना। और विवेदी अनुदेशन का मतलब होता है मैं हर विद्यार्थी की जरूरत और योग्यता के अनुसार उनकी पढ़ाई को अनुकूल बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। क्या है? ऑप्शन में कहा गया अभिप्रेरण, बी में कहा गया आत्मनिर्भरता, सी में सामान्यीकरण, डी में अधिग्रहण कहा गया। ये यहाँ पर तो कहे गए सभी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखते हैं तो लिमिटेशन इज अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच प्रेसीड्स द डैश करके स्टेज ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन ए में कहा गया है मोटिवेशन, बी में कहा गया है इंडिपेंडेंस, सी में जनरलाइजेशन कहा गया है और डी में एक्विजिशन कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्विजिशन है। तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे बात करते हैं तो इसके डिटेल से। तो प्रतिपालन अर्थात इमिटेशन अधिगम की एक प्रारंभिक तथा महत्वपूर्ण अवस्था है। क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो कि प्रतिपालन जिसे कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी उदाहरण देखकर या शिक्षा के व्यवहार को देखकर उसकी नकल करता है। यह शैक्षिक अधिगम की उस अवस्था का अग्रभाग है जिसे अधिग्रहण कहते हैं। अधिग्रहण में विद्यार्थी कोई कौशल, ज्ञान, व्यवहार सक्रिय रूप से ग्रहण करता है, जबकि प्रतिपालन में वह पहले उस व्यवहार का अवलोकन करता है और उसकी नकल करता है। प्रतिपालन के बाद ही वास्तविक अधिग्रहण का चरण आता है।
प्रतिपालन अधिगम की एक प्रारंभिक तथा महत्वपूर्ण अवस्था जिसमें विद्यार्थी उदाहरण देख वगैरह को समझते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें कहा गया जनजोग का यह मानना है, जनजोग कोई यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, अर्थात यहाँ पे कॉग्निशन और इमोशन कहा गया कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा स्वतंत्र होते हैं या आत्म संबंधित होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं, जिसे हम इंटर रिलेटेड कह सकते हैं, एकीकृत होते हैं या अन्य उन आश्रित होता था इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा जो होता है इंटर रिलेटेड था, अंतर संबंधित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल से बात किया जाए इस पे। तो जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये परस्पर प्रभाव डालते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि जब हम सोचते हैं तब हमारी भावनाएं उस सोच को प्रभावित करती हैं तथा हमारे भावों पर हमारे संज्ञानात्मक भावों का प्रभाव पड़ता है। इसे आत्म संबंधित या इंटर रिलेटेड कहा जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर या संबंधित है, ना कि पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र या एक केवल एकीकृत हैं। यहाँ पे बात किया जाए स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट का अर्थ है दोनों का कोई संबंध नहीं है। एकीकृत का मतलब या अन्योन्य आश्रित का मतलब है कि संबंध शब्द है किंतु सटीक उत्तर यहाँ पे अंतर संबंधित ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात किया जाए तो यहाँ पे कहा गया पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको विधि बतानी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया अवलोकन, बी में कहा गया है संशोधन, सी में प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग, डी में कहा गया अनुकरण। तो यहाँ पे आपका ये जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा मॉडलिंग, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बस डिटेल से बात किया जाए तो इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो जब शिक्षक विद्यार्थियों को किसी कार्य, कौशल या व्यवहार को सीखने के लिए स्वयं प्रदर्शन अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन देता है ताकि छात्र उस प्रक्रिया को देखकर सीख सके, तो इसे प्रतिरूपण विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक या कोई आदर्श व्यक्ति वांछित व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण करता है और विद्यार्थी उसे देखकर सीखते हैं। प्रतिरूपण व्यवहार अधिगम एवं सामाजिक अधिगम सिद्धांत की महत्वपूर्ण तकनीकी है। अब यहाँ पे बात करें तो अवलोकन, अवलोकन केवल देखना है, प्रदर्शन देना नहीं है। संशोधन अर्थात मॉडिफिकेशन में किसी कार्य को बदलना या सुधारना होता है। अनुकरण में सीधे तौर पर देखने के बाद उस व्यवहार की नकल करना होता है, लेकिन प्रतिरूपण में श्रेष्ठ या आदर्श उदाहरण का प्रदर्शन होता है। प्रतिरूपण विधि में समर्थन द्वारा सिखाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब यहाँ पे आज का लास्ट का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। अर्थात इस प्रकार के बच्चे कैसे होंगे, तो यहाँ पे कहा गया अलर्ट होंगे, डिसीजिव होंगे, अथॉरिटेशन होंगे या विजिलेंट होंगे। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो क्या होंगे, वो अलर्ट बच्चे ऐसे कहलाते हैं। और इसका अब आपको यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और यदि आपको देखना है तो इसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। वहां पे ये वीडियो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, इसके लिए पीपीटी फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर पावर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना होगा या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना होगा जहां पे आपकी पीपीटी फाइल ओपन हो सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।